Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shiksha Tak Digital. My name is Saurabh Gupta. I teach English for competitive exams. Dear students, आपका एग्ज़ाम मॉक लगा हुआ है यूपी टेट का और मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट फाइनल मॉक टेस्ट लेकर के आया हूँ जिसे एग्ज़ाम देने से पहले आपको सॉल्व करना है। तो चलिए टाइम ज़्यादा न लेते हुए इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं और एक बार आप फिर से एसेस करिए कि फाइनली आप इसमें कितने नंबर गेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस मॉक टेस्ट को। सबसे पहले इसमें एक पैसेज दिया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इस पैसेज को पढ़ना है। लेकिन जब भी एग्ज़ाम दीजिए तो आप सबसे पहले पैसेज पढ़ना ना शुरू करिए, आप उसकी स्टार्टिंग सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करके करिए कि सबसे पहले आप उसके क्वेश्चंस देखिए कि हमसे पूछा क्या गया है। कई बार पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम उनके आंसर दे देते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एज यू आर एबल टू सी द फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, बोला गया है द वर्ड कंजस्टेड। कंजस्टेड का मतलब क्या होता है ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, वैसे तो आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं कंजस्टेड प्लेस है, बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है। इसका मतलब कि वहाँ पे प्लेस नहीं है, बहुत कम प्लेस है। और बहुत कम प्लेस है तो इसका मतलब कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बी फॉर बेबी, बी फॉर बेबी में लिखा हुआ है द प्लेस हैज़ नो प्लेस, कि जिस प्लेस में कोई स्थान नहीं है, बहुत ही कम स्थान है। तो इसका मतलब कि बिल्कुल थोड़ी भी जगह ना हो, कंजस्टेड है, तो यहाँ पे बी फॉर बेबी करेक्ट है। ठीक है, बिना पैसेज को पढ़े हुए हमने इसका आंसर दे दिया है। ठीक है, आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है हेलीकॉप्टर कैन बी होवर। होवर का मतलब जानते हैं, होवर का मतलब मंडराना होता है, एक स्थान पर जैसे मंडरा रहा है, तो इसका मतलब है जैसे हेलीकॉप्टर होता है ऊपर, अगर आपके सर के ऊपर है तो बोलते हैं ना सर के ऊपर होवर हो रहा है, मंडरा रहा है। वाइल एन एयरप्लेन कैन नॉट अकॉर्डिंग टू द पैसेज होवर इन द पैसेज मीन्स। होवर का पैसेज में मतलब क्या है, तो ये तो पैसेज पढ़ने से पता चलेगा, लेकिन एक ही स्थान पर टिके रहना वो होवर कहलाता है। लेकिन अगर हम इसके ऑप्शन पे जाएं तो स्टे एट वन प्लेस इन द एयर, एयर में एक जगह पर स्टे करना, दैट इज होवर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन वैसे हमारा सही है, लेकिन इसको एग्जैक्टली क्लियर कर सकते हैं जब हम पैसेज पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे हमसे पूछा गया है पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड परफॉर्म इन द पैसेज। देखिए परफॉर्म होता है, परफॉर्म की आईएनजी फॉर्म होती है परफॉर्मिंग, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म परफॉर्म, परफॉर्म होता है, यानी ये वर्ब है। ये क्या है, ये वर्ब है, वर्ब यानी बी फॉर बेबी हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। एज यू आर एबल टू सी फोर्थ नंबर लिखा है वाई इज अ हेलीकॉप्टर यूज एन एज एन एम्बुलेंस। एम्बुलेंस की तरह पे हेलीकॉप्टर का यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया। अब ये तो पैसेज पढ़ने से समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड वेरी इन द पैसेज। वेरी इन द पैसेज, तो वेरी का मतलब बताना है। वैसे आप वेरी को देखते हो, ठीक है, तो वेरी आपको यूज करते हैं, एडजेक्टिव के साथ में भी होता है, वेरी गुड बोलते हो। और देखिए एडजेक्टिव को क्वालिफाई तो कौन करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई एक एडवर्ब भी करता है। तो बेसिकली क्या है, फिफ्थ नंबर में अगर हम आए तो यहाँ पे ए फॉर एप्पल यानी एडवर्ब हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखिए 5 क्वेश्चन हमारे पैसेज के थे। अब देखिए पैसेज में एक क्वेश्चन का हमें आंसर देना है कि वाई इज हेलीकॉप्टर यूज्ड एज एन एम्बुलेंस। एम्बुलेंस की तरह हेलीकॉप्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए पैसेज पढ़ लेते हैं। पैसेज में लिखा हुआ है हेलीकॉप्टर आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एयरप्लेन्स, दे कैन नॉट डू थिंग्स, दे कैन डू 3 थिंग्स दैट एयरप्लेन्स कैन नॉट डू। इसके बाद में फर्स्ट, व्हेन एयरप्लेन्स मूव अपवर्ड they must also moved forward, but helicopters can move straight up without moving ahead. Second, helicopters can fly backward, which airplanes cannot do. Third, helicopters can use their rotors to hover in the air, which is impossible for airplanes. Helicopter can perform action that airplanes cannot. दे आर यूज फॉर डिफरेंट टास्क, डिफरेंट टास्क के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बोला गया सिंस हेलीकॉप्टर्स कैन टेक ऑफ विदाउट मूविंग फॉरवर्ड, दे डू नॉट नीड अ रनवे। रनवे की जरूरत नहीं होती है टेक ऑफ करने के लिए। इसके बाद में बोला गया दे आर यूज्ड इन कंजस्टेड एरियाज। कंजस्टेड एरियाज में भी इनका यूज किया जाता है, यानी जहाँ पर रनवे ना हुआ वहाँ पर भी हेलीकॉप्टर का यूज किया जा सकता है। वेयर there is not room for airplanes or isolated areas
which do not have airport because they can hover. They are used or firefighting missions to drop water or fires. इसके बाद में है दे आर यूज्ड इन लॉगिंग ऑपरेशन टू लिफ्ट ट्रीज आउट फॉरेस्ट. हेलीकॉप्टर आर यूज्ड एज एन एयर एम्बुलेंस. एयर एम्बुलेंस की तरह पर इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमसे पूछा गया था. हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड एज एयर एम्बुलेंसेस टू एयरक्राफ्ट पेशेंट्स ऑन अ सिचुएशन. ठीक है, विच आर डिफिकल्ट टू रीच बाई कन्वेंशनल एम्बुलेंसेस. इसके बाद में द पुलिस यूज हेलीकॉप्टर्स टू फॉलो सस्पेक्ट ऑन द ग्राउंड सर्च एंड हेलीकॉप्टर इन द मिलिट्री एंड डिजाइन एंड द कैपेबिलिटीज. ये जो आपका पैसे दिया हुआ एक्स्ट्रा वर्ड दिया हुआ है. आते हैं अपने 4th नंबर के वर्ड पे. तो यहाँ पर देखते हैं कि वाई इज हेलीकॉप्टर यूज्ड एज एन एम्बुलेंस. इट्स मूवमेंट कैन बी मोनोक्योर्ड इजली. ये देखो यहाँ पे सुटेबल आंसर नहीं है. इट क्रॉसेस ऑल डिफिकल्ट ऑफ ट्रैफिक. ये तो बात है लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं है. इट रीचेज द इनएक्सेसिबल प्लेसेस ईजिली. एक्सेसिबल प्लेसेस पे जल्दी से ईजिली पहुंच सकता है. ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है 4th का आ जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन. सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. आगे चलते हैं, पैसेज के क्वेश्चन हमारे खत्म हुए. 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. ईडियम दिया हुआ है. ईडियम दिया हुआ है यहाँ पे है टू च्यू द, और क्या लिखा हुआ है, ये कड लिखा हुआ है. ठीक है, टू च्यू द कड लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या होता है ईडियम में, तो बेसिकली मध्यस्थता होता है. मध्यस्थता, किसी भी चीज़ की मध्यस्थता करना. ठीक है, अब मध्यस्थता को मीडिएट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, मीडिएट. इसी से बना मीडिएटर. तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपको दिख रहा है. सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, आई होप कि ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ गए होंगे और अपने आप को एसेस कर लिया होगा. आगे की स्लाइड पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 7 नंबर पे. ठीक है, अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है हमसे. लिखा हुआ है ही वॉज वेरी मच असेम्ड. याद रखिएगा फिक्स्ड प्रीपोजिशन असेम्ड के बाद में ऑफ आता है. ठीक है, कभी गलती ना करिएगा. असेम्ड के बाद में ऑफ आता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन, यानी बी फॉर बेबी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. आगे चलते हैं 8th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. लिखा हुआ है ही स्टूड फर्स्ट. वो जो है पहले खड़ा हो गया. इसके बाद में ही वुड हैव गॉन टू द अमेरिका. वो अमेरिका जो है गया होगा. बेसिकली क्या है कि इसमें देखो 2 कैटेगरी लग सकती हैं अगर आप यहाँ पे इफ लगा दोगे. ठीक है, अगर आप यहाँ पे इफ लगा दोगे तो देखो हैड भी लगना चाहिए. लेकिन अगर इन्वर्जन यूज करके करोगे, इन्वर्जन, तो जब इन्वर्जन यूज करते हैं आपको मैं आपको शायद ना पता हो तो मैं आपको बता दूं. इन्वर्जन का मतलब होता है पुटिंग द वर्ब बिफोर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के पहले वर्ब का इस्तेमाल. सब्जेक्ट के पहले वर्ब का इस्तेमाल इन्वर्जन कहलाता है. ठीक है, इन्वर्जन. एडवर्ब में ही आपको पढ़ाया जाता है. ये एडवर्ब का कॉन्सेप्ट है तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है हैड ही स्टूड आ जाएगा. हैड पहले आ जाएगा क्योंकि जब हम इन्वर्जन का यूज करते हैं तो इफ को हटा दिया जाता है. तो यहाँ पे बी फॉर बेबी करेक्ट हो जाएगा. अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप मुझे इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हैं. मैं आपको इसको बिल्कुल समझा दूंगा पूरी तरह से. लेकिन फिलहाल यहाँ पे जल्दी फिनिश करना है इसलिए हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे. आगे चलते हैं. 9th नंबर क्वेश्चन पे लिखा हुआ है ऑफ द स्वॉर्ड एंड पेन. इसका मतलब द इज मोर पावरफुल. इसका मतलब उनमें से एक बोल रहा है कि वो जो है ज्यादा पावरफुल है. तो कौन सा, लेटर 1. तो यहाँ पे लेटर का मतलब बाद में, और बाद में का सेंस कौन सा देता है, सी ऑप्शन. तो सी ऑप्शन है लेटर का मतलब बाद वाला. और ये जो बी नंबर पे लेटर लिखा है इसका मतलब कि थोड़ी देर बाद. बोलते हैं ना टॉक टू यू लेटर, है ना, तो बोलते हैं टॉक टू यू लेटर कि आपसे मैं बाद में बात करता हूँ. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 10th नंबर पे. 10th नंबर क्वेश्चन पे लिखा हुआ है बिहेव, गाइड और यूज में इसमें प्रीफिक्स लगाना है. आपने सुना है और कई बार देखते हैं कि मिसबिहेव होता है ना बेटा, मिसबिहेव होता है. तो यहाँ पे देखिए मिस लगाना है यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 10th का. 11 नंबर पे आते हैं. 11 नंबर पे बोल रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस बताना है. तो देखिए कलेक्टिव नाउन, जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं, ठीक है, कलेक्टिव नाउन होते हैं और आपको पता होने चाहिए कि कलेक्टिव नाउन हमारे कौन कौन से होते हैं. ठीक है, कलेक्टिव नाउन के साथ में होता क्या है, 2 कंडीशन आती हैं कि कलेक्टिव नाउन अगर हमारा जो है यूनिटी को बताता है, अगर कलेक्टिव नाउन यूनिटी को बताता है तो इसके साथ में हमारा जो है वर्ब जो आती है वो सिंगुलर आती है. और अगर डिवाइड होने का सेंस होता है,
तो फिर इसके साथ में प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है, इतनी बात अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन कर सकते हो आप। देखिए कमेटी वर, कमेटी लिखा हुआ है, वर लिखा हुआ है। अब कमेटी के साथ में वर लगाया है, ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वन, लेकिन अब देखो वन लगा दिया, इसका मतलब यूनिट का सेंस हो गया, और यूनिट हो गया तो यानी वर गलत हो गया ना बेटा। इसके बाद में सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, द कमेटी वाज वन। अब वाज वन, कमेटी वाज वन संगठित है तो वाज भी लगा है, इसका मतलब बी फॉर बेबी बिल्कुल सही है। बाकी सी और डी को भी चेक कर सकते हैं। डिवाइडेड का सेंस है तो वर होना चाहिए था, और द कमेटी हैव वन ये तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब बी फॉर बेबी हमारा करेक्ट है। 11 नंबर तक क्वेश्चन डन हो गए हैं। आगे चलते हैं, 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन पे हमसे पूछा गया है सिमिली, पूछा गया है अलंकार, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, सिमिली का कौन सा एग्जाम्पल है। तो आपको याद होगा मैंने ऑफलाइन क्लासेस में बेटा आपको बताया है, जहाँ पे आपको एज मिल जाए, ठीक है, जहाँ पे एज मिल जाए, लाइक मिल जाए या फिर सो मिल जाए, तो वहाँ पर सिमिली हो जाता है, सिमिली हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे एज लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में एज लिखा हुआ है, यानी 12th का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे हमसे पूछा गया, देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा सा सेंटेंस है लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, आसानी से कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत की बात इसको नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 30 नंबर पे बोल रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में बनाना है। वर सोन लिखा है, वर सोन से मतलब समझ रहे हो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए। वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में लगी हुई है वो ऑप्शन देख लो अब बस। यहाँ पर तो नहीं लगी, यहाँ पर भी नहीं लगी, ए में नहीं लगी, बी में नहीं लगी, सी में लगी हुई है और डी में भी नहीं लगी है, यानी कौन सा ऑप्शन बेटा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर में बोल रहा है कि एडवर्स, इसका एंटोनिम चाहिए। एडवर्स प्रतिकूल होता है, निगेटिव होता है। अब देखिए हॉस्टाइल निगेटिव वर्ड है, एनेमिकल निगेटिव वर्ड है, अनविलिंग भी निगेटिव वर्ड है, एक ही वर्ड पॉजिटिव है वो है फ्रेंडली। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर पे हमारा क्या है कि ब्लड इज देन लिखा हुआ है, तो ब्लड जो होता है वो कैसा होता है, तो बेसिकली क्या है, थिकर होता है वाटर से। तो यहाँ पे बी फॉर बेबी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चले बेटा, यहां तक क्लियर हो गया होगा। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है बीज आर केप्ट इन, बीज जो है वो कहां पर रखी जाती हैं या पाली जाती हैं। तो बीज जो है, बीज से रिलेटेड वर्ड आता है अपियरी, क्या आता है, अपियरी। ठीक है, अपियरी आता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपको दिख रहा है, सो वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पेंट्री क्या होता है, पेंट्री होता है जो खाना वगैरह जहाँ पे बर्तन रखे जाते हैं या खाना जहाँ पकता है वो पेंट्री होता है। आप देखते हैं पेंट्री कार्ड होता है ट्रेन वगैरह में। और नर्सरी आप जानते हैं, ठीक है, तो कि जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे या पौधे जो है रखे जाते हैं वो नर्सरी कहलाता है। ठीक है, एक्वेरियम जो है ये भी जानते होंगे, एक्वेरियम का मतलब जहाँ पे मछलियाँ रखी जाती हैं वो टैंक होता है, वो भी एक्वेरियम कहलाता है। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पे लिखा हुआ है ग्रीन आइड, ग्रीन आइड क्या होता है उसको हमें बताना है। तो ग्रीन आइड का मतलब जो पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या रखने वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है हमारा ग्रीन आइड। इसका मतलब वी कंसिडर जेलस, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोला गया है सिलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल हैज़ बीन रॉन्गली यूज्ड, रॉन्गली यूज्ड है, और यहाँ पे देखिए पहला ही ऑप्शन देख लीजिए, एम ए लिखा हुआ है, एम ए। और एम ए में देखिए एम अगर पढ़े तो ए पहले आता है, यानी वावेल साउंड आता है, और जिसमें भी वावेल साउंड आता है तो उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, यम ए नहीं पढ़ते हैं, एम ए पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पे एन एम ए होना चाहिए, यानी ए ऑप्शन में गलत तरीके से आर्टिकल का प्रयोग है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर में बोल रहा है पीपल शुड नॉट ड्रिंक द ड्राइव। तो देखिए बेसिकली क्वेश्चन टैग का प्रॉब्लम है, जब पहला सेंटेंस नेगेटिव हो जाए तो बाद वाला पॉजिटिव होना चाहिए, और पीपल के अकॉर्डिंग दे आ जाएगा ना, पीपल के अकॉर्डिंग दे, तो शुड दे होना चाहिए, शुड दे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो यानी एरर बतानी है, कहाँ पे एरर है, तो यहाँ पे देखिए यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 ईयर, समय दिया है,
और समय के साथ में कभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग नहीं करते। यू हैव बीन लर्निंग होना चाहिए, यहाँ पे आर लिखा है जो कि गलत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हैव बीन। ठीक है, यू हैव बीन लर्निंग, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइमर के साथ में हम जो है यूज करते हैं। तो यहाँ पे हैव बीन यानी हमारा जो है प्रॉब्लम जो है वो बी फॉर बेबी में है। ठीक है, आगे चलते हैं 21 नंबर, 21 नंबर पे आते हैं। तो यहाँ पर तो आप तो समझ ही गए हैं कि गलती कहाँ पे है, तो फिलहाल यहाँ पे बी फॉर बेबी में आ जाएंगे। आगे चलते हैं 21 नंबर देखिए। हाँ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के बारे में। तो इंटोमोलॉजी होता है, ये तो बहुत ही इजी वर्ड है। इंटोमोलॉजी मतलब कि कीटाणुओं के बारे में अध्ययन, है ना, तो बी फॉर बेबी करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्रिमिनोलॉजी क्राइम से रिलेटेड है। माइकोलॉजी है, तो माइकोलॉजी कवक विज्ञान होता है। मेट्रोलॉजी अंतरिक्ष विज्ञान होता है। 22 22 नंबर पे देखिए लिखा हुआ है, आई आस्क्ड व्हाई ही वाज लुकिंग थ्रू द की होल। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इंटेरोगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में चेंज किया गया है, तो जाहिर सी बात है आई सेड लगा होगा, और वाई यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है, यानी सेंटेंस वाई से स्टार्ट होगा। अब वाई से स्टार्ट होने वाला इन्वर्टेड कामा के अंदर सेंटेंस कौन सा है, यहाँ पे देखिए ए नंबर में आर से स्टार्ट है, जो कि हो नहीं सकता। सेकंड में देखिए डू नॉट, डू से पॉसिबल ही नहीं है। डी नंबर में तो सीधे सीधे यू लगाए हुए, जो कि गलत है। एक ही ऑप्शन है जिसमें वाई से स्टार्टिंग इन्वर्टेड कामा के अंदर, वो है सी पार्ट, तो वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 23rd नंबर पे। 23rd नंबर पे देखिए, ये भी बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, देखने में तो बड़ा लंबा चौड़ा सा लग रहा है, लेकिन इजीली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, देखते हैं। लिखा हुआ है माई डॉटर नेवर राइट, नेवर लिखा है तो यहाँ पर राइट्स होना चाहिए सबसे पहली चीज। अब राइट्स होना चाहिए तो यहाँ पर देखिए दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं, एक है सी और दूसरा है डी, है ना। अब सी डी दिख रहा है, तो राइट्स टू मी सो आई नेवर, नो होना चाहिए। ठीक है, आई नेवर नो, क्योंकि आई प्लूरल है तो वर्ब की सेकंड वन, तो नो होना चाहिए। अब देखिए डी नंबर में हमारा न्यू लिखा है, न्यू लिखा है जो कि हो नहीं सकता, इसका मतलब डी नंबर हमारा क्या है, गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 23rd का हमारा जो आंसर आ गया है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 24 नंबर पे। ठीक है, तो यहां पर हम 24 नंबर को देख लेते हैं। 24 नंबर पे देखिए, पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैंट्राकस। जो आपका ये वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, झगड़ालू होता है। अब झगड़ालू होता है तो यहाँ पे क्वेरलसम आपको वर्ड दिख रहा है, तो यहाँ पर बी फॉर बेबी हमारा करेक्ट हो जाएगा, झगड़ालू क्वेरलसम। यहाँ पर मुझे एक इडियम याद आ रहा है, वो आपको भी याद आ गया होगा, वो क्या होता है, अ बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, अ बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, अ बोन ऑफ कंटेंशन याद रखिएगा, झगड़े की जड़ होता है, या इसी को कॉज ऑफ क्वेरल भी बोल सकते हो। ठीक है, 25th नंबर, 25th नंबर, पिक आउट द सेंटेंस दैट हैज़ अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन इट। जिसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन होते हैं, जिसको आप इशारे से बता सको। इसी को हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, ये वो ये सब तो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं ना। तो दीज, दोज, है ना, दीज, दोज, या फिर दिस, दैट, ये सब हमारे होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस में किसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज है, तो इसमें आप देखें तो पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है इट इज़ अ 20 किलोमीटर्स वॉक, ये गलत है, इसमें कहीं पे यूज नहीं है। लेकिन बी फॉर बेबी को देखिए, बी फॉर बेबी को देखे तो यहाँ पे दिस लगा हुआ है और यही हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव है, तो बी फॉर बेबी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बी फॉर बेबी सही है। इसके बाद में ईच लगा है सी में, तो ये गलत है। ठीक है, और डी नंबर में भी नहीं यूज है। आगे चलते हैं 26 नंबर। अब यहाँ पर एक पेर पैसेज आ गया है, इस पैसेज को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है व्हाट इज द टोटल टाइम स्पेंट इन द एल्डरली लेडिंग इन द राइटिंग पोस्ट कार्ड, ये पूछा गया है। 27 नंबर देखते हैं। 27 में बोल रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द टाइम टू बी स्पेंट ऑन सम वर्क इंक्रीज।
इसके बाद में 28 है व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर। और 29 नंबर पे हु इज द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क। 30 नंबर में है पॉइंट आउट द मोस्ट appropriate explanation in the sentence work spent so as to fill the time available for its completion। ये 30 नंबर तक के क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो चलिए पैसेज पढ़ लेते हैं जल्दी से। fill the time available for its completion, the general recognition of this fact it is shown in the proverbial phrase it is the busiest man who has time to spare। Thus an elderly lady at leisure can spend the entire day writing a postcard to her niece। इसके बाद में an hour will be spent in finding the postcard, another hunting for spectacles, half an hour to search for the address, an hour and a quarter in a composition, and 20 minutes in deciding whether or not to take an umbrella when going to the pillar box in the street। The total effort that would occupy a busy man for 3 minutes। ठीक है, ये सब देखते जाना। ये पूछा गया इस तरह का all told may in the fashion। इसके बाद में leave another person completely exhausted after a day of doubt, anxiety or toil। ठीक है, अब आप देखते हैं इसके क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अगर पैसेज कम समझ में आया है तो दोबारा एक बार पैसेज को देख लीजिएगा। बोला गया है व्हाट इज द टोटल टाइम स्पेंड बाय एल्डरली लेडी इन द राइटिंग पोस्ट कार्ड। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा क्या है, पूरा दिन लग जाता है। तो यहाँ पे फुल डे यानी हमारा बी फॉर, क्योंकि इंटायरली एक यहाँ शब्द यूज किया गया था इंटायरली 5वीं लाइन पे। इंटायरली का मतलब टोटल होता है यानी फुल होता है, तो बी फॉर बेबी 26 का करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट आते हैं 27 नंबर पे। तो 27 नंबर में हमसे पूछा गया व्हाट हैपेंस व्हेन द टाइम टू बी स्पेंट, इसके बाद में ऑन सम वर्क इंक्रीज। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन, द वर्क कंज्यूम्स ऑल द टाइम। तो यहाँ पे सी ऑप्शन 27 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 28 नंबर। 28 नंबर पे बोला गया है व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर। तो पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स, डी ऑप्शन करेक्ट है। 29 नंबर पे 29 नंबर पे बोला गया है हु इज़ द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क। तो इसका मतलब लेजरली शब्द का प्रयोग किया गया है, वर्क अ मैन ऑफ लेजर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखिए पॉइंट आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन इन द सेंटेंस वर्क एक्सपेंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। मतलब समझ रहे हैं, कार्य बढ़ता है ताकि इसके पूर्ण होने के लिए दिए गए समय की खपत हो जाए। ठीक है, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन सा, बी फॉर बेबी, कि व्हेन व्हाट एवर टाइम इज अवेलेबल फॉर गिवन अमाउंट ऑफ वर्क ऑल ऑफ इट विल बी यूज्ड। तो बी फॉर बेबी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कि कितनी जल्दी हमने इस पैसेज को पूरी तरह से सॉल्व किया है। आई होप ये आपको जो है पैसेज पूरी तरह से और ये मॉक टेस्ट पूरी तरह से समझ में आ गया है। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बधाई और बिल्कुल पूरी तरह से मेरी तरफ से शुभकामनाएं है कि आप बहुत अच्छा पेपर करें। ठीक है, तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छे से पेपर को सॉल्व कीजिए। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपके जो है मोर देन 25 से अधिक करेंगे। और मैं तो ये बोलूँगा कि आपके जो 30 क्वेश्चन है 30 में पूरे के पूरे 30 करें। और बिल्कुल धैर्य बना करके रखिएगा, आप डरिएगा नहीं और किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहना चाहिए। और आराम से पेपर सॉल्व करिए, बहुत बेटर करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है। और पेपर के बाद में अब बेसिकली क्या है कि मैं पेपर का सोल्यूशन भी दूंगा, सॉल्व कराऊंगा। और आपका पेपर जैसा भी हुआ वो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद में। जय हिंद।